गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों ने बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो का आपको थ्योरी चाहिए। आज मैं आप लोगों को लेके आऊँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी। बट अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल ज़्यादा बेटर रहेगा पढ़ना, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इजी क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी में भी आप लोग लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए, बट हाँ प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर आपको करना है। और अगर थ्योरी लिखना है तो आप लोग इसको समझ के फिर आप जाके आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो हाँ आपको मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। बट थ्योरी में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब 3-4 पेजेस कम से कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक मीन्स निकिता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की निकिता, उसके बुक्स को मैं खोल के रखा हूँ। तो उसमें आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको दिया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन क्यों बनाते हैं, इसका मतलब मीनिंग है। अपन को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का क्या मतलब, ज़रूरी है कि नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन क्यों बनाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअल में। तो देखिए सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन क्या करते हैं, पहले आप लोग अपने माइंड में बैठाइए कि जितने भी कैश अपने आ रहे हैं और जितने भी कैश अपने जा रहे हैं, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को लिखना रहता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन सिंपल सा यही है, इट इज़ अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फ्लो ऑफ कैश अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ सोर्सेस, मतलब कहाँ कहाँ पे आपने पैसा खर्चा किया या कहाँ कहाँ से आपको पैसे मिले, ठीक है, अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ सोर्सेस एंड द यूटिलाइजेशन टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एंड टू प्रिपेयर फॉर इट्स एडिक्वेट प्रोविजंस। मीन्स कि आपको उसका, पहले तो आप बोल रहे हो कि एक ही स्टेटमेंट है, ये तो आपको भी पता है एक स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे खुद लिखा भी है कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है, ओके। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट जो क्या बताता है, जो सेट आउट करता है द फ्लो ऑफ कैश, जो आपको ये बताता है कि आपका कैश कहाँ कहाँ पे गया, मतलब कहाँ से गया कहाँ से आया, जहाँ जहाँ पे फ्लो हुआ है कैश आपका, ठीक है, अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ सोर्सेज। अब फ्लो होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सुबह उठे अचानक से आप देख रहे हो कि पैसा पड़ा है, आप कुछ ना कुछ तो काम किए होगे, इसकी वजह से ही पैसा आया, या कुछ ना कुछ खर्चा किए होगे उसकी वजह से पैसा गया, क्लियर है। तो डिफरेंट हेड्स ऑफ सोर्सेस में आप फ्लो देख रहे हो अपने कैश का, उसके बाद आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो ताकि आप डिटरमाइन कर सको कि इस साल आपको कैश की कितनी ज़रूरत है और आप उसके लिए प्रोविज़न बना सको। इतना पॉइंट क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, क्लियर है इतना। तो अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया वो ICWA के अनुसार बताया, ओके। अब आगे जाते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट्स दिया है, मतलब कैश फ्लो बनाने का बेनिफिट क्या है, मतलब अपन कैश फ्लो बनाएंगे तो अपने को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्लियर है। तो सबसे पहले यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब क्या चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पहले ये चीज़ चेक करो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ अदर स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू इवेल्युएट द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, अडेप्ट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। देखिए आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि अपना बिजनेस एनवायरनमेंट, हर एक बिजनेस को एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, उस अपॉर्चुनिटी को जो उसका फ़ायदा उठा लिया, उस अपॉर्चुनिटी को जो ले लिया वो तो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं ले पाता उसको बाद में अफसोस होता है कि अपन काश उस अपॉर्चुनिटी को ले लेते। तो देखो उस अपॉर्चुनिटी का पता लगाने के लिए हेल्प करता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लियर है कि आज आपकी इस नेट एसेट्स की वैल्यू इतनी है, आप इसको बेच रहे हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बेचोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ अपन ने इसको बेचा तो अपने को यहाँ पे इतने का फ़ायदा मिला। अब आप क्या करोगे, उस पैसे को उसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दोगे जो चीज़ की वैल्यू कम है और आगे चल के बढ़ने वाली है। अब देखो ये चीज़ के लिए सबका दिमाग चलना चाहिए कि आज जिसकी वैल्यू कम है तो आगे चल के बढ़ेगी या और कम होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी वैल्यू कम होते जाती है, बट कुछ कंपनीज रहती है जिनकी वैल्यू कम होती है फिर ज़्यादा हो जाती है, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे अपन अपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्पफुल इन डेवलपिंग मॉडल्स को डेवलप करना है। यहाँ पे वो वाली मॉडल्स की बात नहीं कर रहे हैं ना जो आप लोग अभी सोच रहे होंगे, चलिए। तो यहाँ पे मॉडल्स की डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल इन असेसिंग द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जनरेट कैश
and cash equivalent and enables user to develop models to assess and compare the present value of the future cash flow of different enterprises. ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या खाली एक ही जन बनाता होगा? नहीं, सारी कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये बात पता है कि जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है तो अपने को वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लिखा रहता है। क्यों वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है? उसका रीज़न है कि अपनी कंपनी, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो भी पब्लिक हैं जो उनके शेयर्स को खरीदना चाहती हैं या जो भी उनके क्रेडिटर्स हैं, उन लोग उसको चेक करते हैं कि आपकी कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने डेटर्स को या वो अपने एसेट्स को या उनके पास जो लिक्विड एसेट्स है उसको कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट करती है। अब इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, डेटर्स जल्दी से पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स आपकी कंपनी को कभी भी नुकसान नहीं होगा डेटर्स की वजह से। क्लियर है? तो उससे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? तो इसीलिए अपने को यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स मिलते हैं। अब मॉडल्स मिलना मतलब क्या होता है? आपको डिफरेंट कंपनीज की शेयर कैश फ्लो मिल रहे हैं, अब सबको कंपेयर करो। ऑल द मॉडल्स आर कंपेयर्ड टू ईच अदर, और जो कैश फ्लो सबसे अच्छा रहता है, मतलब जहाँ का जो उनका लिक्विड कैश है वो ज़्यादा अच्छा है, वो कंपनी सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्लियर है? अब हेल्पफुल इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कैश की जो मैनेजमेंट होती है वो एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से होती है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो चेंजेस हुए हैं एसेट्स में वो तुरंत पता चल जाती है अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्योंकि अपन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अपन चेक करते हैं कि अपने वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस आया है, अपने जो डेटर्स हैं वो कितना जल्दी चेंज हुए हैं, जो अपने फिनेंशियल एसेट्स हैं, जो अपने फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनके में क्या वैल्यू में चेंजेस आए हैं, उनका प्रॉफिट क्या चल रहा है, उनका लॉस क्या चल रहा है, सब चीज़ पता चलता है। तो अपन जो कैश का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं कि मतलब अपन सारी चीज़ों को अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो भी कैश है तो उन सब को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे इतना ही पैसा लगाना है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। क्लियर है? अब एनालाइजिंग द ट्रेंड ऑफ रिसिट एंड पेमेंट ऑफ कैश। अब देखो, सारी कंपनीज का ना एक फिक्स्ड ट्रेंड होता है, मतलब वो जो ट्रेंड होता है वो चलते रहता है। मीन्स आज अगर फॉर एग्जांपल कि आज अपन को कितना कैश नीडेड है, आज अपन को कितना कैश नीडेड है, ठीक है, और वो कैश को अपन कहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है, और वो जो जनरेट हुआ है वो अपने इंटरनल कितना जनरेट हुआ है और एक्सटर्नल कितना जनरेट हुआ है, ये सबको ट्रेंड, ये सारा ट्रेंड बताती है। रिसिट और पेमेंट मिलता है अपने को कैश का, उसका ट्रेंड बता रही है कि आज के दिन अपने को कितना कैश की ज़रूरत है और वो कैश कहाँ से जनरेट किया, इंटरनली कितना जनरेट किया और एक्सटर्नली कितना जनरेट किया। क्लियर है? अब देखिए लास्ट 5th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। हेल्पफुल इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर सोर्सेज सच एज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स एंड अदर लोन्स। देखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? फाइनेंस कहाँ से आप किए हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन को ये चीज़ पता चलती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अपने को पता चलता है अपने इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लिया, डिवेंचर्स कितना लिया, बॉन्ड्स कितना लिया, लोन कितना लिया, सब अपन को वहाँ से पता चलता है। तो जब भी अपने को ये पता चल रहा है कि अपने को आज के दिन इतनी वैल्यू है अपनी लोन्स की, तो अपन उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे कि हाँ हमारे पास इतना लोन पड़ा है, आज अपन इसको मैनेज करें कि हमारे पास इतना लोन है, आगे चल के हमारा लोन कम होगा, ठीक है, अपन ने इतना डिविडेंड पेमेंट किया तो अपन की कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इतना रुपए का डिविडेंड पेमेंट किया। तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है अगर अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मान लो अगर नहीं होता तो मैनेजमेंट कैसे मुश्किल हो जाता कि अपन को यही नहीं पता कि ये कैश आया कहाँ से, ठीक है, ये कैश का फ्लो कहाँ हो रहा है, अपना ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है और क्लोजिंग कैश बैलेंस है इसमें जो इतना डिफरेंस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मालूम नहीं चलेगा, मालूम चलेगा, बट अपने को क्या करना पड़ेगा, जाके पूरी जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ को चेक करना पड़ेगा। और उसमें जितना टाइम वेस्ट होगा उससे सिंपल अपना अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन जाके तुरंत चेक कर लेंगे कि अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग कैश में इस चीज़ की वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये 3 एक्टिविटी की वजह से जहाँ पे कैश लगा उसकी वजह से ये दोनों में इतना डिफरेंस है। समझ में आया? तो ये इस तरीके से अपन ये पता लगा पाते हैं कि अपना ओपनिंग और क्लोजिंग कैश में
जो डिफरेंस आ रहा है, तो अपना जो कैश है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आते हैं अब लिमिटेशंस में। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में खाली वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो कैश के बेसिस में किया जाता है। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, उस ट्रांजैक्शन का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं लिया जाता। आप लोग भी देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट वापस प्लस कर दिया जाता है। अगर कोई एक्सपेंस है और अगर कोई इनकम लिया है जो नॉन कैश है तो उसको वापस माइनस कर दिया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब देखिए ये हो गया नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। आपका इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों नहीं? सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले, इनकम स्टेटमेंट के बदले इसको नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि आपका इनकम जरूरी नहीं है कि खाली कैश इनकम ही हो, अपने को नॉन कैश इनकम भी होती है। नॉन कैश इनकम कौन सी होती है? नॉन कैश इनकम मतलब मान लो कोई आपका खर्चा होने वाला था पर वो खर्चा नहीं हुआ, उस खर्चे से आप बच गए, तो वो एक आपकी इनकम है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस टाइप की इनकम को कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, जबकि इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। तो अगर आपको इनकम पोजीशन डिटरमाइन करनी है तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इनकम नहीं बताता आपकी, वो खाली आपको जहाँ पे आपका कैश यूज हुआ है उसको बताता है। क्लियर है? मैनिपुलेशन ऑफ कैश स्टेटमेंट। द मैनेजमेंट में मैनिपुलेट द कैश, better cash position may be result of postponing the payments which will have to be made through at a later date. मैनिपुलेट करना मतलब घपला करना। जो मैनेजमेंट है वो घपला कर सकता है कैश का, ठीक है। तो कैश पोजीशन का एक अच्छा रिजल्ट तब आएगा, तब यहाँ पे बेटर कैश पोजीशन में भी रिजल्ट में भी एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब आपका जो कैश पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छा यहाँ से आ सकता है कि आपके पास, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई पेमेंट करनी थी, ओके, तो जो आपका जो कैश पोजीशन है उसको बेटर करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कैश पेमेंट को पोस्टपोन कर सकता है। मतलब जिसका ड्यू डेट आ गया पर उसकी पेमेंट नहीं किया तो वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपका कैश पोजीशन मैनिपुलेट हो जाएगा, घपला किया जा रहा है। क्लियर है? फिर नॉट द स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। पहले तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो पूरा फंड का फ्लो बताता है कि आपका यहाँ से फंड आया, यहाँ से फंड गया, वहाँ पे आपका कैश फंड और नॉन कैश फंड दोनों आता है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप फंड फ्लो स्टेटमेंट से कम मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पूरे फाइनेंशियल पोजीशन का कंप्लीट पिक्चर नहीं देता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको फाइनेंशियल पोजीशन का पूरा कंप्लीट पिक्चर दे देता है कि आपका जो टोटल फंड है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। क्लियर है? नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। Cash flow statement is not suitable for judging the profitability of a firm as non-cash charges are ignored while calculating cash flow from operating activity. अब यहाँ पे भी आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो आप चेक नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे वापस ये चीज़ लिखोगे कि जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। क्लियर है? और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ लीजिए, इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑन ऑफ एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन, आपका एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन में आपको कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, ड्यू डेट आ गई आपको रिकॉर्ड करना है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कब रिकॉर्ड करते हैं, जब आपको उसका कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब आपकी ड्यू डेट आ गई है बट अभी तक कैश का पेमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपको कैश की क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन और आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम है, बट ये जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा डिटेल्ड में नहीं बता रहा है और ये आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा है। तो मैं आपको डायरेक्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें आपको पूरा डिटेल में आपको आंसर लिखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर गिव स्पेसिमेन of a cash flow statement and explain the item therein, या फिर describe the direct approach of determinant of cash flow from operating activity, how is direct approach different from indirect approach। मतलब देखिए तीन एक्टिविटी होती है, एक तो होती है ऑपरेटिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है फाइनेंसिंग। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में बाकी एक्टिविटी सेम रहती है, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चेंजेस आएगा, ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए
सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना आपको दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक तो इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट मेथड और एक तो इनडायरेक्ट मेथड। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ तो चलिए डायरेक्ट मेथड में देखिए क्या दिया है। सबसे पहले आपको कैश रिसिट लिखना है फ्रॉम कस्टमर, मतलब यहाँ पे जितने भी डेटर्स हैं ना, मतलब जो आपको डेटर से जितना पैसा मिला है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कैश सेल्स, आपने कितने का कैश सेल्स किया, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका कैश रिसिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से माइनस करना है जितना आपने कैश का पेमेंट किया है, किसको किसको, सप्लायर्स को और एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद आ जाएगा और अदर कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इन सब को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स को तो आ जाएगा आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं, या आप लोग मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कहीं पे दिखता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। उसमें प्लस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय डायरेक्ट मेथड। बस एकदम सिंपल सा आ जाएगा आपका आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटर से कितना रिसिप्ट मिला, कैश सेल कितना किए, माइनस कितना कैश सप्लायर को कितना पेमेंट किया, एम्प्लॉय को कितना पेमेंट किया, अदर एक्टिविटीज़ में कितना पेमेंट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स और प्लस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आ जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट मेथड से। एकदम सिंपल है। देखिए आप ऐसे ही करना है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा। उस प्रॉफिट में आपको जितने भी चीज़ें नॉन कैश है प्लस जो इसमें नहीं किसी और हेड में आएगा उन सबको माइनस करना है। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश, गुडविल नॉन कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन कैश, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ, ये भी आपका नॉन कैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये आपका कोई कैश का पेमेंट है ही नहीं, ना कैश का रिसिट है, क्योंकि ये आपके बिजनेस का ही पैसा है जो बिजनेस में ही है, बट आप उसको रिजर्व में लगा के रखें। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी यहाँ से माइनस हुआ। इसमें से माइनस करेंगे जो इसमें नहीं आना चाहिए, जैसे डिविडेंड रिसिप्ट, ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये यहाँ नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिटर्न बैक, तो ये नॉन कैश हो गया बैड डेट का, ठीक है, नॉन कैश हो जाएगा। यहाँ पे कैश का पेमेंट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रोविजन फॉर एप्रिसिएशन, ये भी नॉन कैश है। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, इसके बाद करंट एसेट में इंक्रीज होगा तो और डिक्रीज होगा तो वो करंट लाइबिलिटीज में, इन दोनों को आपको माइनस करना है। प्लस क्या करेंगे, अगर करंट एसेट्स को डिक्रीज करेंगे और करंट लाइबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर है। ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें से माइनस करोगे इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आ जाएगा आपका आंसर इनडायरेक्ट मेथड से। क्लियर है। क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा, और क्वेश्चंस आपकी निकिता में बहुत इजी दिए हैं और वही क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बहुत सिंपल है। अगर आपको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया तो उसको लिखिए, जितनी भी इनकम हुई है इन्वेस्टिंग से, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, उसको लिखिए। आपने कोई परचेज किया है तो उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने अगर शेयर इशू नहीं किया है, शेयर इशू किया है, तो आपको जितना पैसा मिला वो प्लस करिए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, कोई लोन लिया तो उसको प्लस करिए। किसी का रीपेमेंट किया हो तो उसको माइनस करो। इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो उसको माइनस करो। डिविडेंड का पेमेंट किया तो उसको माइनस करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और लास्ट आंसर होता है फोर्थ स्टेप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। इसमें पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें आती हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, ये सब नहीं आएगा, खाली इतना ही आएगा। ये तीन चीज़ों को प्लस करना है। क्लियर है। क्या होगा, आप ऑपरेटिंग निकाले, इन्वेस्टिंग निकाले, फाइनेंसिंग निकाले, इन तीनों को निकालने के बाद जो भी आंसर है उसमें आप इसको प्लस करिए, ठीक है। करंट ईयर का तो उससे आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर का, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस करोगे, प्रीवियस ईयर का प्लस करोगे तो आपका जाएगा क्लोजिंग। क्लियर है। क्लियर है। सिंपल, चैप्टर खत्म। और कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इसमें डायरेक्ट मेथड से पूरा देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सब दिया। आपका जो आंसर आया उसमें आपको बिगिनिंग पीरियड का प्लस करना है, इसके बाद अपने आप क्लोजिंग पीरियड का अपने आप आंसर आ जाएगा, टैली हो जाएगा। अगर टैली नहीं हो रहा आपने कहीं ना कहीं गलती किया। ऐसे ही सेम इनडायरेक्ट मेथड है, बस ऑपरेटिंग चेंज होगा, बाकी सब सेम एकदम वैसे ही लिखा हुआ है, देख लीजिए। क्लियर है। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होता है, इसके बाद आपका नया चैप्टर चालू हो जाता है।
समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को जितना हो सके, अपने दोस्तों को भी बोलिए मेरे वीडियोस को देखिए। थैंक यू सो मच।